डियर फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का जो मेन एग्ज़ाम रहता है उसमें एक एसए का पेपर होता है 250 नंबरों का, 250 मार्क्स का, और बहुत महत्वपूर्ण रहता है। उसको लेकर के अक्सर कैंडिडेट्स थोड़ा चिंता में रहते हैं कि किस प्रकार से उसकी तैयारी की जाए, कैसे ऐसे लिखा जाए ताकि अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में आपसे कहना चाहता हूँ। 2014 के बैच में एक कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, श्री निशांत जैन जी। उन्होंने एसए में 160 अंक प्राप्त किए और ऑप्शनल सब्जेक्ट में 313 तो लगभग इन्हीं दोनों के नंबरों के आधार पर उनका सिलेक्शन जो है वो हुआ, क्योंकि पीटी में उनको 150 नंबर मिले और जो जनरल स्टडीज़ के पेपर थे उनमें 400 से वो कम रहे, 375-78 के आसपास उनको अंक प्राप्त हुए। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे में अंकों की जो है, प्राप्त अंकों की कितनी इम्पोर्टेंस रहती है। इस प्रकार से जो 2022 का रिजल्ट आया है उसमें दिव्या तंवर जी का उदाहरण हमारे सामने है। उन्होंने पहली बार 122 अंक प्राप्त किए और अब की बार जो है 141 अंक प्राप्त किए, 19 अंकों की बढ़ोतरी निबंध के पेपर में की। और मुझे कोई कैंडिडेट ही बता रहे थे कि संभवतः 141 अंक जो है उनके अधिकतम भी हों, हाईएस्ट मार्क्स भी हों ऐसे के अंदर। तो निबंध का जो ये पेपर है इसको किसी भी प्रकार से इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आप ये मान करके चलिए कि अगर आपको सिलेक्शन लिस्ट में आना है तो 120-25 से लेकर के 140-45 के बीच में आपका स्कोर अवश्य रहना चाहिए। जितने अधिकाधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं आप, उतना ही आपको इसमें अच्छा जो है वो रैंक मिलने की संभावना रहेगी। तो निबंध के पेपर को लेकर के सिलेबस की अगर बात करें तो वो ज़्यादा विस्तार से उसमें कुछ नहीं लिखा गया है। सिर्फ इतना ही है कि कैंडिडेट्स में भी रिक्वायर्ड टू राइट एसेज ऑन मल्टीपल टॉपिक्स, और उनसे ये है कि दे विल कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट, ऑर्डरली फैशन में अपने विचारों को एक्सप्रेस करेंगे। इसका एक ही अभिप्राय है कि स्कैटर्ड तरीके से, हैवजर्ड तरीके से आपको ऐसे नहीं लिखना है, और एक कोहेरेंट मैनर में ऐसे जो है वो लिखा जाना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि इसको तैयारी कैसे किया जाए। आप जो विद्यार्थी प्रिलिमिनरी परीक्षा पास कर चुके हैं वो अब तैयारी में जुट गए होंगे। सितंबर में परीक्षा होने वाली है, तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप पहले अपने सिलेबस को अच्छी तरह से तैयार कीजिए। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, सिलेबस को अच्छी तरह पढ़िएगा। हो सके तो 1 दिन 2 दिन के गैप पर पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि वो आपके जहन में पूरी तरह से बैठ जाए। और उस सिलेबस में जो भी टॉपिक्स आए हैं आपके, चाहे वो कल्चर है, हेरिटेज है, इकोनॉमी को लेकर के है, पॉलिटी को लेकर के है, ज्योग्राफी को लेकर के है, या अगर एथिक्स की बात करें तो उसमें जो टर्म्स आती हैं कि जैसे एप्टीट्यूड है, प्रोबिटी है और इंटेग्रिटी है, ये सब चीज़ें जो हैं आपको इनकी जानकारी हासिल करनी चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी ये कंसेप्ट्स, ये आइडियाज़ आपको एसए के पेपर में मदद करने वाले हैं। आपको सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड जो थिंकर्स या फिलोसोफर्स हैं उनकी जानकारी भी हासिल करनी होगी, उनके क्या सिद्धांत रहे, किन बातों के लिए उन्होंने काम किया। इसी प्रकार से स्कूली स्तर पर जो आपने मुहावरे, लोकोक्तियाँ, फ्रेजेस एंड इडियम्स जो पढ़े हैं उनको आप एक तरह से दोहराइएगा। गांधी जी के जो सिद्धांत हैं, गांधीयन प्रिंसिपल्स, उनको विशेष रूप से आप स्टडी करने की कोशिश करें। और अन्य जो विद्वान हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनके जो कोट्स हैं, जो भी कार्ल मार्क्स हैं, अरिस्टोटल हैं, प्लेटो हैं, इस प्रकार के जितने महान विचारक हुए हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। और इसमें आपको करना क्या है कि जो एक शब्दावली, एक वोकैबुलरी इस अध्ययन से उभर करके सामने आएगी, उस वोकैबुलरी को आपको इम्बाइब करना है। क्योंकि जब आप निबंध का पेपर लिखने बैठेंगे
तो आप देखेंगे कि बहुत सारी शब्दावली वहाँ आपको इस प्रकार की मिलेगी जो इस अध्ययन के दौरान आपने जुटाई होगी। तो जैसे ही कोई नया कंसेप्ट, नई टर्म, नई बात आपके सामने आती है तो आप तुरंत उस पर चिंतन करें, विचार करें, यू गिव ए थॉट टू दैट, और उसको जानने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली इसका अर्थ क्या है। जैसे एक बार एक ऐसे आया, विजडम फाइंड्स ट्रूथ। तो आई थिंक विजडम क्या है, इसका स्वरूप आपको जानना चाहिए, और ट्रूथ क्या है, उस पर गांधी जी का विशेष रूप से क्या विचार रहा है, ये आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए। अभी वो अवस्था नहीं है कि आप पूरे पूरे ऐसे लेकर के लिखने के लिए बैठ जाएं। मैं समझता हूँ कि अभी आप थोड़ा थोड़ा तैयारी करें, अखबारों को पढ़ते हुए भी, या टेलीविज़न पे आप देखते हैं डिग्नेटरीज हमारे जो स्पीचेस वगैरह देते हैं, जो बातें कहते हैं, जिन संकल्पनाओं को लेकर के वो अपने विचार रखते हैं, उनको भी आप थोड़ा थोड़ा नोट करते जाइए और अपनी एक डायरी जो है वो अपडेट करते रहिएगा, ताकि आपके वक्त पर वो काम आ सके। ये जो इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगी कि भाई जब आप परीक्षा के लिए जाएंगे तो ये वोकैबुलरी आपको बहुत सहारा उस वक्त देगी। ईडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करें, कई बार इस प्रकार के सीधे सवाल भी आ जाते हैं। जैसे एक बार ये ऐसे जो है वो आया हुआ है कि हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। तो ये ज़रूर आपने पढ़ा होगा। वो अलग बात है कि जब इस पर ऐसे लिखने बैठेंगे तो इस पर थोड़ा विचार करते हुए दिमाग पर जोर लगाना पड़ेगा। मेरा कहने का भाव ये है कि अपनी सिलेबस की या सब्जेक्ट की तैयारी करते हुए, ऑफ कोर्स साइंस सब्जेक्ट्स इसमें ज़्यादा इतनी मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी साइंस सब्जेक्ट्स की बात करें तो आजकल जो आईटी का ज़माना है उसमें अभी जैसे क्वांटम मिशन प्रारंभ हुआ है या डिजिटल इंडिया है, तो थोड़ा बहुत उनमें साइंस सब्जेक्ट से भी मदद मिल सकती है। अदरवाइज़ जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं उनकी टर्मिनोलॉजी तो ज़रूर निश्चित रूप से आपके काम में आने वाली है। तो आप इस पूरे मटेरियल को तैयार करते हुए, पूरी टर्म्स एंड जो कंसेप्ट्स हैं उनको तैयार करते हुए अपना ज्ञान बढ़ाइए, और फिर उसमें हम देखें कि उसको किस प्रकार से जो अटेम्प्ट किया जाना है। जहाँ तक निबंध लिखने की बात है तो 2 निबंध आपको लिखने होते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि टाइम मैनेजमेंट की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई ये दावा कर सके कि पढ़ा हुआ जो निबंध है वो परीक्षा में मिला है और उसको लिखा जाना है। तो स्वाभाविक है कि कुछ वक्त आपको वहाँ सोचने के लिए देना पड़ेगा और फिर कुछ वक्त जो है वो लिखने के लिए देना पड़ेगा। तो अपना समय आप इस तरह से बांट लें कि 2 निबंध जो है वो लगभग 1000 से 1200 शब्दों का निबंध आपको लिखना होता है एक, तो वो 2 निबंध जो है आप उस समय के अंदर लिख सकें। ऐसे लिखने के लिए सबसे पहले जो टॉपिक्स दिए गए हैं, 2 पार्ट्स रहते हैं, सेक्शन ए एंड बी। तो दोनों में 4-4 विषय दिए जाते हैं, टॉपिक्स दिए जाते हैं, और उनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना होता है। पहले उनका अध्ययन करते हुए आप ये देखें कि किस विषय को आप अपने अनुकूल पाते हैं। आपकी जो तैयारी है, जो आपकी शब्दावली है, वोकैबुलरी है, जो मटेरियल आपने एक तरह से अपने अध्ययन से इकट्ठा किया है, उसके बूते पर, उसके आधार पर कौन सा निबंध आप लिख पाएंगे। ये निर्णय करने के बाद फिर आप उस टॉपिक को पढ़ें और पढ़ कर के उसमें जो वोकैबुलरी है, जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है, उसको आप कीवर्ड्स जो है उसके वो आइडेंटिफाई करें और उनको समझने का प्रयास करें। आगे विस्तार से ऐसे कैसे लिखा जाना एक हम अन्य वीडियो में बताएंगे। अभी इतना ही कि कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको आप थॉट्स दें और उन थॉट्स को थोड़ा सा रफ जॉट डाउन करके फिर उनको एक शेप देने का प्रयास करें। जैसे 2022 के पेपर की अगर हम बात करें तो उसमें एक ऐसे पूछा गया कि पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो स्वाभाविक है इसमें 3 बातें हैं, पोइट्स, अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड भी इम्पॉर्टेंट रहता है इसमें। इन पर आपको विचार करना है। तो जब आप इस पर विचार करेंगे आपके जहन में आएगा, आप ये आइडेंटिफाई करेंगे पोइट जो है वो
कौन होता है, किस तरह की उसकी प्रकृति रहती है, क्या उसका जॉब प्रोफाइल एक तरह से कह सकते हैं कि क्या कार्य वो करता है अपने लेखन के द्वारा, किस प्रकार का उद्देश्य उसका रहता है, समाज को कैसे वो संबोधित करता है। अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स, लेजिस्लेटर का क्या कार्य है वो आप जानते हैं, नियमों का निर्धारण करना है, कानून बनाना है। ऑफ द वर्ल्ड, ये कवि की सीमाएं, कवि जो है वो कभी भी राष्ट्र और देश और समाज के दायरे में बंद करके नहीं, वो बल्कि यूनिवर्सल उसका एक अप्रोच रहता है। तो इन पर विचार करते हुए आप इसको एक शेप देंगे कि किस प्रकार से आप इस ऐसे को जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। इसी तरह से एक ऐसे इसमें आया कि फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस। जिन्होंने इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको स्टडी किया है, सभी ने किया होगा तैयारी करते वक्त, तो उसमें कैसे फॉरेस्ट कैसे वो इंडिकेटर के रूप में कार्य करते हैं, कैसे वो जो है बेस्ट, और उसमें भी बेस्ट जो एक तरह से इंडिकेटर है वो किस प्रकार से उसको माना जाएगा, तो ये चीज़ें उसमें होनी चाहिए। जो बात मैं इस संदर्भ में आपको कहना चाहता हूँ कि कई बार ऐसे निबंध पूछ लिए जाते हैं कि जिनमें आप टर्मिनोलॉजी आइडेंटिफाई करें और वो जो ऐसे की भावना उससे बहुत दूर जा कर के ठहरते हैं। जैसे इसी वर्ष एक ऐसे पूछा गया कि शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर, कि जो हार्बर में खड़ा है शिप वो सुरक्षित तो है लेकिन शिप इसलिए बना है नहीं है। तो इसमें आप आइडेंटिफाई करें तो पाएंगे हार्बर और शिप, तो उसके आधार पर लिखना जो है वो इतना संभव नहीं है, क्योंकि इसका जो पूरा भाव है, जो पूरी स्पिरिट है, सेंस है, वो इसकी कुछ और है। तो हमें कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ जो उस विषय का, उस टॉपिक का भाव है, जो सेंस है, उसको भी पकड़ना होगा। उन दोनों में सामंजस्य करते हुए आगे बढ़ना होगा, तभी जा करके हम एक अच्छा, जैसा कि यूपीएससी की आपसे अपेक्षा है कि आप इफेक्टिव और एग्जैक्ट एस्से राइटिंग जो है वो करेंगे, इफेक्टिव और एग्जैक्ट, नो डेविएशंस, कोई बीटिंग अबाउट द बुश नहीं, किसी तरह का जो है वो कोई अननेसेसरी, अनरिक्वायर्ड, इररिलेवेंट कंटेंट जो है वो उसमें नहीं जाना चाहिए, और आप अपनी बात को अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से कह पाएँ। यही आपके एस्से राइटिंग का जो है वो एम एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऐसा आप कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी बेहतर अंक मिलेंगे। जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में 2 उदाहरण आपको दिए और आपको यह समझाने की कोशिश की कि निबंध के पेपर में अंक प्राप्त करना जो है वो आपके रैंक को काफ़ी आगे बढ़ा सकता है। विस्तार से चर्चा अगले वीडियो में, बाद में जब आप पूरी तैयारी कर लेंगे, कुछ समय हो जाएगा और हम परीक्षा के नज़दीक पहुंचेंगे, तो हम एक वीडियो इस बात का शेयर करेंगे कि एक टॉपिक लेकर के बाकायदा जो पिछले वर्षों में पूछा गया होगा कि किस प्रकार से ऐसे को जो है वो अटेम्प्ट किया जाना चाहिए, ताकि इसके क्या पार्ट्स होने चाहिए, क्या इंग्रेडिएंट्स, एलिमेंट्स होने चाहिए, कैसे इंट्रोडक्शन लिखा जाएगा, किस प्रकार से जो है बॉडी उसकी रहेगी और कैसे उसका कंक्लूजन जो है वो किया जाएगा, तो ये हम उसमें चर्चा करेंगे। आशा है आपको इस वीडियो से लाभ होगा। अंत में एक ही रिक्वेस्ट आपसे कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम मिल करके आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।